If an element forms only one oxyacid, it is generally named or it name ends with इक. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका नेम्स एंड विद इक. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका, इसका नाम क्या बताया था मैंने, इनके नाम क्या होते हैं, इसका नाम होता है बोरिक एसिड. ठीक है, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड. तो ये एक ही एसिड बनाते हैं ऐसे, या H2SiO4. ठीक है, सिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको, समटाइम सिलिका एसिड भी बोलते हैं. ठीक है, आगे लिखो सेकेंड पॉइंट. ये रटने की जरूरत नहीं है, एक दिन पहले एग्जाम के देख लेना तो हो जाता है मोर और लेस. सेकेंड पॉइंट डालना, इफ एन एलिमेंट फॉर्म टू ऑक्सी एसिड्स, if an element forms two oxy acids, then नहीं ऐसे में लगा, if an element form oxy acid in two oxidation state, ऐसे लिखो oxy acid in two oxidation state, then the one with higher oxidation number, the one with higher oxidation number the one with higher oxidation number ends with, किससे होगा एंड, हायर अस से होगा. आज तक कब जिंदगी में हायर अस हुआ है, ये बताओ पहले. एक ना, तो ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक. स्पेलिंग देख लेना, सल्फ्यूरिक देख लेना, एफ होता है ना, कोई नहीं, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक. यहाँ पे कितना है ये, +6 है, यहाँ पे कितना है ये, +4 है. तो जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है आपका, अस होता है, और जो लोअर होता है वो क्या होता है, सॉरी, जो हायर होता है वो एक होता है, और जो लोअर होता है वो क्या होता है, अस होता है. क्लियर है, अस. हाँ, OUS है, ठीक है, यूएस नहीं लिखना है, OUS बेटा. End with us, huh? Okay. But there are so many puns for that sentence, huh? Now, coming to the third point, if any element, if any element forms, if any element forms three oxo acids, yeah, oxo acid in three oxidation state, oxo acid in three oxidation state, then the highest ऐसे लिखना, बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. हाइपो. ठीक है, सबसे बड़े वाले को एक बोलते हैं, सबसे मिडिल वाले को अस बोलते हैं, और जो लोएस्ट वाला होता है उसको हाइपो बोलते हैं. ठीक है, बढ़े आगे बेटा. ओवर द प्रैक्टिस, ओवर द ईयर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा आपको कौन सा कितने बनाता है, क्या नहीं बनाता है. हाँ, लास्ट का हाइपर. ठीक है,
इट फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट, इट फॉर्म्स, क्या बोला था, ऑक्सी एसिड इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 3 ऑक्सीडेशन हो रहे हैं तब ये होगा। जैसे कि एग्जांपल है आपका इसका बहुत ही फेमस HNO3, HNO2 एंड H2N2O2। ठीक है, इसका नाम आपको पता है क्या होता है, नाइट्रिक। इसका भी पता है आपको क्या होता है, नाइट्रस। इसका होता है हाइपो नाइट्रियस एसिड। ठीक है, हाइपोनाइट्रियस एसिड। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, नाइट्रियस। ठीक है, हाइपो नाइट्रोजन एसिड सिंपल लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। नोबडी सेज दैट दिस इज अ हाइपो, सुन लो पहले, नोबडी विल से दिस इज अ हाइपोनाइट्रियस एसिड, सिंपली लोग ये कहते हैं हाइपोनाइट्रोजन एसिड। तो नाइट्रियस वाइट्रियस नहीं याद रखना, बस हाइपो वर्ड याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो इनकी, +4 है, सॉरी +5 है, +3 है, इसका कितना है, 4 में 2 गए 2, +1 है। ठीक है, अगला लिखो, अगर 4 ऑक्सी एसिड्स है, मतलब 4 ऑक्सी एसिड इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सी एसिड इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी एसिड्स इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सी एसिड्स इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, हो गया ये। ठीक है, तो जो हाईएस्ट होता है उसको हम नाम देते हैं पर एक, पर देन एक। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट, क्या बोलोगे, नेक्स्ट लोअर, नेक्स्ट लोअर आपका सिंपली एक होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट लोअर अस होगा। ठीक है, यहाँ पे अस वाला अस है। ठीक है, लिखने का तरीका, उसके लोवेस्ट जो होगा वो हाइपो एंड अस होगा। ठीक है, इसका सबसे फेमस एग्जांपल है HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। ठीक है, तो इसका नाम होता है पर क्लोरिक एसिड। क्या होता है इसका, पर क्लोरिक एसिड। ये फेमस एग्जांपल है, इनका नाम याद होना चाहिए आपको। इसका नाम होता है क्लोरिक एसिड, इसका नाम होता है क्लोरस एसिड, इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, लिख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, हाँ, परक्लोरिक एसिड। क्यों सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, वो तो तरीका सिंपल सा बताया था, बट रियल में क्या रीजन होगा आप तो कर सकते हो आप, क्या, ये तो मैंने कहा था, ये तो जुगाड़ वाला मेथड था ना उस समय, क्योंकि उस समय हमने रेजोनेंस नहीं पढ़ा था। अब आप करके बताइए, अभी करिए सभी लोग, कि वाई द परक्लोरिक एसिड इज वेरी हाई और हाईली एसिडिक। परक्लोरिक एसिड बहुत ही अच्छा एसिड क्यों होता है, बताइए क्यों। बेटा वो जुगाड़ मेथड था ना उस समय, मैंने कहा था कि वी हैव नॉट स्टडीड रेजोनेंस, सो वी विल से, मतलब ये वर्क कर जाता है, बट जो रियल रीजन है वो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस का यूज करके कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल करके बताया था ना, एस्टिक एसिड वाला करके बताया था ना मैंने, एस्टिक एसिड वाला, ये नहीं किया था, आई गेस किया था, मुझे याद नहीं है, किया था ना।
तो यूजिंग द सेम मेथड ट्राई टू डू इट फॉर क्लोरेट एसिड या क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड आई मीन। कर सकते हैं आप? कुछ भी याद है या मैं करूं? तो कैसे? हाँ तो करो बेटा, ऐसे नहीं, मतलब कॉपी में बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे थोड़ी। मतलब आंसर रेजोनेंस है तो ऑब्वियस सा बात है, यही एक एक्सप्लेनेशन है। आप बनाइए उसे कॉपी में, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। HClO4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा पहले ये बताइए। सिंपल है, बना सकते हैं HClO4 का स्ट्रक्चर, बनाइए। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा देना, बाकी सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होंगे, और तो कुछ हो नहीं सकता। हो गया? करिए। ओएस भी लिख सकते हो, नोबडी केयर्स एक्चुअली, मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो आप, अगर आपको ओ यू एस ईजी है, जनरली ये करेक्ट स्पेलिंग है, बट इफ यू फिगर कि ओ यू एस आपके लिए ईजी तो ओ यू एस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब फालतू में इसकी स्पेलिंग के पीछे मत परेशान होना। ठीक है, इफ यू फाइंड ओ यू एस इज इजी, राइट ओ यू एस, इफ यू फाइंड यू एस इजी, राइट यू एस। कैल्गन का चित्र बनाया था, किसी ने देखा था जाके? मैंने घर में कहा था कि आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देखने हैं कैल्गन में। ना होमवर्क ना देखो तो कोई देखता ही नहीं है जाके ना। घर जाके क्या होना है, ऐसे बैग फेंकते हो इधर, शूज फेंकते हो और इसके बाद बेड पे लेट जाते होगे ना। क्या? कल की बात नहीं कर रहा हूँ, कैल्गन वाला पुराना था, कल का तो एग्जाम्पल ही नहीं दिया मैंने। कैल्गन में कहा था मैंने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेक करने हैं आपको। चलिए, हुआ? देखो, नहीं हुआ आई गेस। देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि जब आप रेजोनेंस देखते हैं तो आप क्या करते हैं, या जब आप किसी चीज के एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड दिस, अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं तब आप क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन। तो कॉन्जुगेट आयन यहाँ पे क्या बनता है, COO माइनस प्लस H प्लस, ये कॉन्जुगेट आयन बनता है आपका। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको वो देखना है कि वो इतना अच्छा एसिड है, उसको अच्छा एसिड होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, बहुत ही स्टेबल होना पड़ेगा। और इसको स्टेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको अपने चार्ज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज का मतलब क्या होता है, दुख होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, इसका तो रेजोनेंस करा चुके हैं अब हम। रेजोनेंस के थ्रू ये जो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, दो ऑक्सीजन के बीच में बट जाएगा। तो अब इसका क्या हो गया, चार्ज थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये वाला जो कंपाउंड होगा एनायन, ये क्या होगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ये क्या होता है, एक ओके एसिड होता है। आगे बढ़े। नाउ कमिंग टू द Cl4। HClO4 की अगर हम बात करते हैं, अगर हम HClO4 की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, देखो ये होता है HClO4 का स्ट्रक्चर। तो अगर यहाँ पे एक H हटाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, या हमारा एनायन क्या बनेगा। तो कैन यू सी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पहले इसके साथ करा दो। तो यहाँ पे क्या आया, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके साथ भी करा सकते हो। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, इसके रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन से कितने ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ये चार, टोटल चार पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो चार ऑक्सीजन के बीच ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी
डेंसिटी क्या हो गई, स्कैटर हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हेंस दैट इज अ वेरी गुड एसिड। क्लियर है? बाकियों में उतने अच्छे से, बाकियों में 3 में होगा, 2 में होगा, आखिरी वाले में 1 में ही होगा केवल, तो इसलिए उतने अच्छे एसिड नहीं है, ये सबसे अच्छा एसिड है। क्लियर है पॉइंट? अब ये मतलब वो चीज मत रखना ऑक्सीजन वाली, आप कोई पूछे तो रेजोनेंस का आंसर देके बताना, ठीक है? दैट इज अ मोर करेक्ट आंसर ना। ये बता दिया मैंने, आगे लिखो। there are some other acids there are some other acids which can be derived which can be derived from the known acids which can be derived from the known acids, उसमें डालो such as pyro acid नहीं, such as pyro acids, such as pyro acids, pyro pyro acids, pyro नई लाइन से लिखना, pyro acid और pyroname is attached to the acid, pyroname is attached to the acid, pyroname is attached to the acid if it is derived by removing water molecule, removing water molecule from 2 acid molecules, ठीक है, फ्रॉम 2 एसिड मॉलिक्यूल। अब देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सबसे बेसिक एसिड क्या होता है, बोरान से पहले तो कुछ एसिड होता नहीं है, सबसे बेसिक एसिड क्या होता है, बोरिक एसिड होता है आपका। तो बोरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं H3BO3, 2 बोरिक एसिड ले लो, ठीक है, 2 बोरिक एसिड अगर हम ले लेते तो यहाँ पे क्या हो गया, H6B2O6, इससे पानी निकाल दो, निकालो, क्या बनेगा, H4B2O5, इसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, सॉरी पायरोबोरिक एसिड, लिख लो, इसका नाम होता है पायरोबोरिक एसिड। हम एक लाइन से करेंगे, ठीक है, रैंडम नहीं करेंगे। तो ये पहले बोरान हो गया, इसके बाद सेकंड क्या होता था आपका, कार्बोनिक एसिड, है ना। तो कार्बोनिक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, H2CO3, है ना, डबल कर दो इसको, H4C2O6, पानी निकालो इससे, H3H2C2O5, इसका नाम क्या हो गया, पायरोकार्बोनिक एसिड। ऑल्दो ये हाईली अनस्टेबल होता है, देखो रीजन क्या होता है, ये एक्चुअली में बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलेगा। ये क्या होता है, इसमें जरा सी भी हीट मिलती है, ये टूट जाता है पानी प्लस CO2। अब खुद सोचो ना कि जब H2CO3 उतना स्टेबल नहीं होता तो ये कहाँ से इतना स्टेबल होगा। तो ये बहुत कम, बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको मिलेगा, टेम्परेचर माइनस माइनस में ले जाके देखोगे, इसमें जरा सी भी हीट मिलती है, क्या कर जाता है, H2O प्लस CO2 में टूट जाता है, ठीक है। तो पायरोबोरिक एसिड प्रैक्टिकली कभी बहुत जल्दी मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सिलिसिलिक एसिड क्या था, और सिलिसिक एसिड क्या था, H2 H2SiO4 था। H2 था या H4 था,
इसमें एसआई की ऑक्सीडेशन निकालना पड़ा, क्या देखो 4 दूनी 6, H2SiO4 बोला है ना, 8 6 6 आ रही है ना, प्लस 6 तो हो नहीं सकती, गलत है, उसको H4 कर लो बेटा। कार्बन वाली फैमिली में 4 ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। H4 का लेना उसे, जो मैंने H2SiO4 लिखा था उसको H4SiO4 कर लेना। तो चलो करते हैं, H4SiO4 को डबल कर दो, H8Si2O8, तो इससे पानी निकालोगे तो क्या होगा आपका, इसको बोलेंगे पायरो सिलिसिक सिलिसिलिक एसिड, ओके। क्या बेटा, मैं कह रहा हूँ पायरो का मतलब ये होता है कि जब आप दो एसिड को मिला के उससे एक वाटर को इजेक्ट कर देते हैं, तो आपको जो मिलता है उससे हम क्या कहते हैं, आपका पायरो एसिड कहते हैं, ठीक है, जब पानी निकलता है वहां पे। तो इसका मतलब कुछ ऐसा इसमें, मतलब कोई रीजन नहीं है सच, ये ऐसा ही इसका नॉमेनक्लेचर है। तो नॉमेनक्लेचर में क्या रीजन बताऊं मैं। नेक्स्ट क्या आएगा, सिलिकॉन के बाद आपका नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है। नाइट्रोजन फैमिली में कोशिश करके देख लो, बनेगा ही नहीं पायरो। फॉर एग्जाम्पल HNO3 मैंने ले लिया, डबल करो, पानी निकालो, तो क्या ये एसिड है N2O5, ये क्या है आपका ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनता नहीं। HNO2 का भी करके देख सकते हो, HNO2 अगर लोगे तो क्या होगा, H2N2O4, इससे पानी निकालोगे तो क्या बनेगा, N2O3 बनेगा, ये भी आपका एसिड नहीं है। तो जो नाइट्रोजन होता है उसमें पायरो एसिड्स नहीं बनते नाइट्रोजन फैमिली में, सॉरी नॉट फैमिली, नाइट्रोजन के पायरो एसिड्स नहीं बनते, फास्फोरस के बन जाएंगे, अभी बनाते हैं। वो बेटा ऑलरेडी मेटा है, उसको डबल नहीं होगा, वो ऑलरेडी मेटा है, तो सॉरी हाइपो है, पार्डन में हाइपो है ऑलरेडी, तो वो आ रहा उसका डबल, वो भी बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। तो उसको अगर डबल आप करो, अगर उस H2N2O, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल H2N2O2 को भी लेते हैं अगर मान लो, तो इससे पानी निकालने के लिए इसको डबल करने की जरूरत नहीं है। हम बाकियों को डबल इसलिए करते हैं क्योंकि किसी में भी खुद ब खुद पानी निकालने की उतनी टेंडेंसी नहीं थी, ऑल दो सिलिका में थी, लेकिन उतनी उसमें भी दो पानी निकल जाते अगर निकालते हम तो, ठीक है। तो इसलिए सिलिका को डबल करना पड़ा, यहाँ पे ये रीजन था सिलिका को डबल करने का, तो वहां पे भी आपका वो बन जाता। अगर आप देखोगे तो वहां पे सिलिका में भी सिंगल पानी निकल आएगा। ये पहली बात तो ये भी अनस्टेबल होता है, और इससे पानी निकालोगे तो ये भी N2O टाइप का दे देता है आपको, ठीक है। इसे यार डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे फॉस्फोरस आगे डालते हैं, इसके फेमस है, फॉस्फोरस के फेमस है H3PO4, तो H6P2O8, पानी निकाला H5P2O7, H4 आएगा H4P2O7, तो इसका नाम होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही अगर हम H3PO3, ये फेमस है थोड़े से, H3PO3 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H6P2O6, पानी निकाला इससे तो क्या बनेगा H4P2O5, इसका नाम होता है पायरो फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि ये फॉस्फोरस से बना है, ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक एंड पायरोफॉस्फोरस, इन सबको आप डिटेल में ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो जिसको अभी से प्रिपरेशन करनी है, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ लो, और आप जेई का एग्जाम उठा के देखेंगे हर बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर पे एक ही आता है, जो नहीं कि वो टफ आए, इजी भी हो सकता है, ऐसे पिछले के पिछले साल इजी आया था। तो अगर स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो काफी कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इन सबके जो भी मैं कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ, इन सबके स्ट्रक्चर्स एसिड के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका फास्फोरस के। नाइट्रोजन के बनते नहीं है, उसके बाद क्या आ गया, ऑक्सीजन तो कोई मतलब नहीं है, सल्फर के ऊपर आते हैं, ठीक है। सल्फर के ऊपर बात करते हैं H2SO4,
इसका डबल करते हैं H4, ये तो पता है आपको एक्चुअली। इससे पानी निकालते हैं तो क्या बनता है आपका, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होता है? हाँ, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड तो एक नाम है, बट इसका फेमस नाम क्या है? सब भूल गए। ओलियम था ये। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड तो नॉर्मल नाम नहीं है इसका, ओलियम नॉर्मल नाम है। ठीक है, तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया ये। H2SO3 इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H4H2O6। पानी निकालो इससे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2S2O5। इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। लिख लेना, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, आगे आते हैं, ऑक्सीजन हो गया, देन आता है क्लोरीन। क्या HClO4 का कोई बनेगा? HClO4 का क्या बनेगा, पायरो एसिड? नहीं बनेगा, क्योंकि HClO4 को अगर आप कंबाइन करके पानी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Cl2O7 मिलेगा, जो कि आपका ऑक्साइड है, तो वहां पे कोई भी एसिड आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो एक मिनट, अगेन, if you derive one if you remove one water molecule from the two molecule of an acid, then it is called pyro। क्लियर है? अगर दो एसिड मॉलिक्यूल को मिला के पानी के एक बूंद निकाल रहे हो आप, तो उसे आप क्या कहेंगे, पायरो। बट अगर आप एक ही एसिड से पानी की एक बूंद निकाल दो, मतलब एक मॉलिक्यूल निकाल दो, तो उसे हम कहते हैं मेटा। तो लिखना अगली हेडिंग मेटा, हेडिंग नहीं मतलब नेक्स्ट पॉइंट करके। if one water molecule is removed from one molecule of acid, one water molecule is removed from one molecule of an acid, then it is called meta। ठीक है, let's start again। सबसे पहला कौन सा था, H3BO3। निकालो पानी इससे, क्या बनेगा, यही इसीलिए मैं कहता है इसके ऊपर अभी आते हैं। H4 कहाँ से, एक ही मॉलिक्यूल से पानी निकालना है, क्या हो जाएगा, HbO2। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट भी है आपके सिलेबस के लिए। इसको क्या नाम देंगे हम, मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, मेटाबोरिक एसिड। नॉर्मल वो बोरिक था, ये मेटाबोरिक है। मेटा का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, मेटाफिजिक्स सुना है कभी, मतलब मेटा फेसबुक कंपनी का भी नाम है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेटाफिजिक्स सुना है कभी? ओके, हाँ, फिजिक्स तो पता है आपको। तो फिजिक्स जैसे फिजिकल एस्पेक्ट को देती है, मेटाफिजिक्स इज समथिंग विच इज बियॉन्ड फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में जो फिलोसफी में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि सोल क्या होता है, एथिक्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, तो इन सबको जिसके अंदर स्टडी करते हैं उसे हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं। अटरली मतलब फैब्रिकेटेड ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, कोई इसका एम्पिरिकल वैल्यू नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब ऐसे ही मतलब जोक बनता है कि वो केवल बोरिंग है, ये मेटा लेवल पे भी बोरिंग है। वो ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही आपके लिए बोरिंग जोक हो जाएगा ये, तो ठीक है, फनी होता है ये। बोरिक एसिड इज बोरिंग ऑन सिंपल लेवल और मेटाबोरिक एसिड इज बोरिंग ऑन मेटा लेवल। now I'm boring। okay, now coming to the carbon, can carbon form metacarbonic acid? देखो, क्या कार्बन फॉर्म कर सकता है? क्योंकि अगर आप H2CO3 से पानी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, CO2 बनेगा। तो वहां पे एक कोई मूवी थी ना अक्षय कुमार के, जिसमें वो बोलता अपने को तो केवल पानी निकालना है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, ट्रेलर देखा था मैंने तो। वही तो, हमें यहाँ पे केवल पानी नहीं निकालना है, हमें ये भी देखना है कि एसिड बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कार्बन के बाद अगला क्या था आपका,
सिलिकॉन, सिलिकॉन कहता है H4Si O4। तो यहाँ पे पानी हम निकाल सकते हैं। अगर हम पानी निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, H2Si O3। इसका नाम क्या है, मेटासिलिसिक एसिड। ठीक है, तो लिख लेना मेटासिलिसिक एसिड। नाउ ये एक्चुअली ये वाला मेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और फास्फोरस वाला मेटा बहुत इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन क्या मेटा बना सकता है? उसमें है ही नहीं, किसी के पास दो नाइट्रोजन में नहीं है। एक में है भी, वो भी अगर जो हाइपो नाइट्रस एसिड है वो अगर आपका करेगा तो वहां पे क्या बनेगा, ऑक्साइड मिलेगा आपको, तो वो कर नहीं सकता। नाउ कमिंग टू द H3PO4। इसमें अगर हम बात करते हैं, इससे पानी निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, HPO3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंद कर लो बेटा जिसका बज रहा है। ठीक है, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। ये हो गया। और मेटाफॉस्फोरस एसिड भी ऐसे ही बन जाएगा, HPO2 करके बना लेना, मेटाफॉस्फोरस एसिड भी बना लेना। अब सल्फर वाला बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मेटा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा? नहीं बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो आप तो कर लोगे क्वेश्चन, ये होमवर्क लिख लेना कि इन सब में जो स्ट्रक्चर्स आपको नहीं आते वो स्ट्रक्चर्स देखने, इनके स्ट्रक्चर्स आपको नहीं देखने मेटा वाले के। ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ऐसे समझ में नहीं आएंगे आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, तब तो सारे ही पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइमिंग देख लेना ना। खोलो, कहाँ पे थे हम पिछली क्लास में, सॉल्वेंटी इन अमोनिया। ठीक है, लिखो सॉल्वेंटी इन लिक्विड अमोनिया, लिखो। हाँ, यही डाला था ना हेडिंग कल। लिखो, एल्कली मेटल्स आर हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। एल्कली मेटल्स आर हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 2-3 स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये मतलब हाईली इंपॉर्टेंट है। एल्कली मेटल्स आर हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। उसके बाद लिखो, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली metal is increased, as the concentration of the alkali metal is increased, initially of alkali metal is increased, a light blue colored solution is obtained. A light blue colored solution is obtained. ठीक है, ब्रैकेट में ना, फॉर ऑल एल्कली मेटल, इट डजेंट मैटर आप लिथियम ले रहे हो, सोडियम ले रहे हो, क्या ले रहे हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, जो भी एल्कली मेटल लोगे हमेशा कलर क्या होगा आपका, ब्लू होगा। ठीक है, लाइट ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 डाल देना, हम पॉइंट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 डाल देना। सेकंड डालो, दिस सोल्यूशन, हाँ सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, दिस सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, is paramagnetic in nature, comma, good conductor of electricity, third मतलब comma, and a strong reducing agent, and a strong reducing agent. लिखो नेक्स्ट पॉइंट,
next point, if the concentration of alkali metal is increased beyond 3 molar then the solution turns bronze color. Bronze मतलब पीतल वाला bronze color. And this solution is diamagnetic. नेक्स्ट पॉइंट डालो, अब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं, अब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल लेना, पॉइंट नंबर 4 होगा आई गेस। solubility of alkali metal is due to ionization of alkali metal into ammoniated metal ion and ammoniated electrons। ठीक है, पे अटेंशन, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है बट थोड़ा सा ऑड है आपके लिए समझना। जनरली जब आप मैं एक पैरेलल स्टैब्लिश करके समझा रहा हूँ आपको कि मान लो आप सोडियम को जब आप पानी में डालते हैं, ठीक है, सोडियम को सिंपल पानी में डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आग लगा देता है, मतलब और तो कुछ करता नहीं है ये, ठीक है, आगे NaOH कर लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H2 निकाल देता है, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे अगर आप इसको अमोनिया में डालोगे तब भी यही होगा, समझना जरा, तब भी यही होगा, हाइड्रोजन निकालेगा क्योंकि इसका रिड्यूसिंग पावर है, तो हाइड्रोजन निकालेगा, ये यही होगा, बट ये इवेंचुअली होगा, ठीक है। एंड यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट और हीट टू मेक दिस हैपन, ठीक है। अगर इसमें तो पानी में जैसे ही डालोगे आग लगा देगा ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आग लगाने के लिए मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, आग लगाने मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना ना, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल होती है, तो यहाँ पे आपको ये अपने आप नहीं होती, ठीक है, ये प्रक्रिया जो है स्वतः नहीं होती, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक कैटलिस्ट चाहिए या थोड़ा बहुत हीट चाहिए। तो होता क्या है इनिशियली, क्या होता है ये समझना। तो इनिशियली हमने ऑब्जर्व किया, जब हमें कोई भी एल्कली मेटल को पानी में अमोनिया में डालते हैं तो क्या होता है, एक ब्लू कलर का सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। तो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता क्यों है समझना। और जो अमोनिया है क्या होता है, बहुत ही हाईली सॉल्युबल कर देता है एल्कली मेटल को। एल्कली मेटल्स आर वेरी हाईली सॉल्युबल इन द अमोनिया। तो ये करते क्या है कि ये जो अमोनिया है, सॉरी एम ले लेते हैं इसको, एम नहीं लेते, कोई भी मेटल हो सकता है, एम प्लस मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स प्लस वाई अमोनिया ले लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा मेटल है। और जैसे मैंने बताया था कि पानी जो होता है, लिथियम के साथ 4 पानी चाहिए होते हैं, सोडियम के साथ 6 पानी चले जाते हैं हाइड्रेशन में, पिछली क्लास में पढ़ाया था ना। तो हमें नहीं पता कि हर एक मेटल के साथ कितने अमोनिया चाहिए आपको, ये नहीं पता। हो सकता है लिथियम के साथ 4 चाहिए हो और सोडियम के साथ 6 चाहिए हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमने क्या कर लिया, x प्लस वाई ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m अमोनिया टू द पावर x, ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया सोल्यूशन में, प्लस इलेक्ट्रॉन
अमोनिया टू द पावर, सॉरी टू द पावर नहीं, सबस्क्रिप्ट वाई। ठीक है, इसको नेगेटिव को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ा सा लिखने का तरीका है बस, ये थोड़ा ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आयन था आपका वो, सॉरी जो आपका मेटल था वो क्या हो गया आपका, रेड्यूस, मेटल आपका आयनाइज हो गया, इसने अपने आप को ब्रेक कर दिया M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। और जो M प्लस था वो अमोनिया के साथ क्या कर दिया, M प्लस का तो अमोनिया के साथ बॉन्ड आपको समझ में आ रहा है, क्या है ये, आयन, ये कौन सा बॉन्ड है, आयन डाइपोल, ये तो समझ में आता है सबको। तो अमोनिया ने क्या किया, मेटल के आयन को क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। कितने से किया है, वो है एक्स, एक्स अमोनिया ने मेटल का जो M प्लस है उसको क्या कर दिया, सराउंड कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड मेटल आयन। इज दैट क्लियर, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन भी तो अच्छा खासा नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके साथ क्या होगा, जो हाइड्रोजन वाला पोर्शन था वो क्या करेगा, इसको ऐसे करके एक पार्टिकुलर वॉन्डरवाल फोर्स के थ्रू इसको सॉल्वेट कर लेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो गया है, सॉल्वेटेड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया आपका, सॉल्वेटेड हो गया। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का सॉल्वेशन भी हो गया और मेटल का भी सॉल्वेशन हो गया। तो जो मेटल का सॉल्वेशन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड मेटल आयन, और इसको क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो बता दो, बताया। तो अगर मान लो से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिथियम लिया होता, तो लिथियम के लिए नंबर ऑफ, लिथियम छोटा है तो अमोनिया कितने चाहिए होंगे, उसे कम चाहिए होंगे, तो यहाँ पे 4 हो सकता था। सोडियम लेते तो हो सकता सोडियम के लिए 6 होता, सीजियम लेते सीजियम के लिए हो सकता 8 होता। तो हमें पता नहीं है ना क्या नंबर है, हम तो यहाँ जनरल लिख रहे हैं, तो हमने जनरल एक्स और वाई लिख दिया। क्या, क्योंकि बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जेड अमोनिया लिख दे, और जहाँ पे जेड बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। क्योंकि कुछ अमोनिया इसको सॉल्वेट करेंगे, कुछ अमोनिया इसको सॉल्वेट करेंगे, आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे टोटल नंबर लिख लो, और उसके कुछ अमोनिया यहाँ पे जाएंगे, कुछ अमोनिया यहाँ पे जाएंगे, तो उसको बराबर लिख दो, कोई दिक्कत है, लिख लो ये चीज। ठीक है, आगे बढ़े, हाँ क्या, क्लियर है। अब देखो, अब समझो एक बार, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ठीक है, पिक्चर में जब इलेक्ट्रॉन नहीं तो अमोनिया ऐसे ऐसे सब कुछ था, मतलब आराम से बह रहा था ग्लास में या बीकर में। अब उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो अमोनिया ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अपने आप को अरेंज करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होगा समझो जरा, पहले नॉर्मल सारे अमोनिया ऐसे ऐसे थे, ये थोड़ा ट्रिकी है इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे अमोनिया ऐसे ऐसे सब मतलब मान लिया लाइन से बह रहे थे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आया, एक तो मेटल को सराउंड किया अमोनिया ने, ऊपर से इलेक्ट्रॉन को भी अमोनिया ने सराउंड किया। तो आपको दिख रहा है एक कैविटी टाइप की क्रिएट हो रही है, जैसे पानी में क्रिएट होती थी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये कैविटी के अंदर होता है, तो इसकी वजह से जो आपका जो सोल्यूशन होता है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि कैविटी बन गई है। कैविटी बन गई तो जब आप अमोनिया के सोल्यूशन में एल्कली मेटल को डालते हैं
तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो लिख लो, ड्यू टू दीज कैविटी फॉर्मेशंस, इसी में नीचे लिख लो, कोई जरूरत नहीं है। ड्यू टू दिस कैविटी फॉर्मेशन, due to these cavity formations, the density of the solution decreases and the volume increases. ठीक है, due to the cavity formation, density of the solution decreases and the volume increases. Now coming to the next part, समझो अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा था कि ये क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक होता है और इसका कलर क्या होता है ब्लू होता है। कलर किसी चीज में क्यों आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है हाई एनर्जी स्टेट में जाता है और जब वो वापस आता है एनर्जी लेके तो क्या सॉरी एनर्जी लेके वो हाई एनर्जी स्टेट में जाता है और जब वो नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कलर आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन थे नहीं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके कलर इम्पार्ट करते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो कलर ब्लू होता है वो क्यों होता है ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है वो भी क्यों होता है क्योंकि देयर आर सो मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जो क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है आपका क्या लिखा है डायमैग्नेटिक हो जाता है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो मैं क्या बता रहा था क्या बताया भाई हाँ कि द ब्लू कलर इज ड्यू टू these ammonia blue color and the paramagnetic nature, the blue color and the paramagnetic nature पैरामैग्नेटिक कहाँ पे होता है डाइल्यूट में या कंसंट्रेटेड में डाइल्यूट में। ठीक है, इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आ चुका है ये एक्चुअली ऐसा इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो as the concentration is increased as the concentration is increased और नेक्स्ट पॉइंट है as the concentration is increased the electrons get paired up, electrons get paired up। ऐसा कुछ हो जाता है इनकी पेयरिंग हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन थे अमोनिएटेड इनकी क्या हो जाती है पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, सब कुछ डबल हो जाएगा ये। तो जब पेयरिंग हो गई तो अब इनका क्या होगा as the concentration is increased the ammoniated electron gets paired up and diamagnetic character happens। हाँ डबल कर देना इसको डबल कर दो इसको डबल कर दो यहाँ पे दो कर दो सब चीज दो कर दो। ठीक है, सब चीज डबल कर दो। आगे लिखो लास्ट पॉइंट है इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज in the presence of impurities or catalyst in the presence of impurities or catalyst the liquid solution of the ammonia the solution is unstable, the solution is unstable। ये हो जाता है सामने ये जो लिखा है ये हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया बुक में देना जरा
कंपाउंड भी होंगे आई गेस। इतनी पतली कैसे हो गई? दे देंगे दे देंगे। ठीक है, मोर और लेस बस अभी करा ही दिया मैंने, कुछ ही बचा है। ठीक है, पकड़ने। कोई और किताब है आपके पास? प्रदीप प्रदीप कुछ नहीं है? प्रदीप वगैरह स्कूल वाली क्या होती है आपके स्कूल में? क्या चलती है? एनसीईआरटी चलती है? बहुत कामचोर है टीचर। ओके। हाँ, तो मतलब पढ़ लेते हैं इसलिए कह रहा था मैं। प्रदीप प्रदीप को तो पढ़ लेना एक बार, ऑल्दो आएगा नहीं आएगा इसी से, बट फिर भी पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, लेना वेना नहीं है, खरीदना मत बैठ के। अरे इंटरनेट पे मिल जाएगा। एक दो वेबसाइट है, एक लाइब्रेरी जेनेसिस है, एक वन लाइब्रेरी करके वेबसाइट है, या जेड लाइब्रेरी, अभी वो डाउन है ऑल दो। तो कहीं पे ना मिले तो टेलीग्राम नहीं पता मुझे, मैं यूज नहीं करता। टॉरेंट वगैरह है तो उसको यूज कर सकते हो, बट वो इलीगल है यूज करना, तो वो नहीं नहीं करना आपको, ठीक है? और क्या, इलीगल है टॉरेंट नहीं यूज करते, गलत बात है। ओके सो एक काम करना आप, जितने भी कंपाउंड्स उसमें दिए हैं और वो सब पढ़ लेना एक बार ढंग से, ठीक है? और उससे एसोसिएटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई में, वो सब देख लेना, वेबसाइट बताई थी मैंने। ले लो ब्रेक ले लो, फिर ग्रुप 2 पे आ जाते हैं, हेडिंग डाल लेना ग्रुप 2। और जब इतना पढ़ लेना, जिस एनसीईआरटी और जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ लेना, फिर जिसका और पढ़ने का मन हो मैं आपको बुक दे दूंगा, फोटो कॉपी करा लेना, ठीक है? बुक खरीदने की जरूरत नहीं है फालतू में, ठीक है? फोटो कॉपी करा लेना है जितना पढ़ना हो, ठीक है? पहले इतना लेकिन पढ़ लो। ब्रेक 10 मिनट का है, ठीक है? बस क्या बीच में SPX ले लिया तो PY हो गया, PZ हो गया, ठीक है? देन यहाँ पे आपने क्या ले लिया? SPX और PY ले लिया, ठीक है? यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इसका P होगा, यहाँ पे बेसिकली आपको पाई बॉन्ड बनाया और सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है? तो यहाँ पे दो लोन पेयर है ना, तो एक मिनट, दो लोन पेयर है, इतना तो सही कर लिया आपने। PZ आपने ले लिया, इसके साथ PY है, ठीक है? तो पाई बॉन्ड अगर इसको इसके साथ बनना है तो एक तो PY होना ही होना पड़ेगा इसको, बाकी सब भूल जाओ अभी इसका। तो इस PY के साथ इसका PY हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे बचा गया एक लोन पेयर और बचेगा, और वो लोन पेयर किस में जाएगा? अगर इसका इसके साथ ओवरलैप होना है तो यहाँ पे SP तो मिनिमम होना ही पड़ेगा। आपको पता नहीं है कि SP2 है या SP है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, और रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? जो रेजोनेंस में लोन पेयर जाता है उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, ठीक है? तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इधर जो हाइब्रिडेशन हो सकता है वो sp2 हो सकता है, और अगर रेजोनेंस में गया तो sp हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो हम sp मान के चलते हैं इसको, ठीक है? तो अगर इस पे sp होना है तो यहाँ पे भी spx होना पड़ेगा, ठीक है? इसको क्या होना पड़ेगा? spx होना पड़ेगा। अगर ये spx हो गया और ये py के साथ ये वाला डबल बॉन्ड बन गया, तो बचा हुआ लोन पेयर किस में जाएगा? z में। और ये pz है और यहाँ पे pz है, तो इसमें आपस में क्या हो सकता है? पैरेलल हो गया, तो ये वाला क्या हो सकता है? रेजोनेंस में जा सकता है। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है। एक लोन पेयर इसका रेजोनेंस में जा सकता है और दूसरा लोन पेयर इसका इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब इन द पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ
डबल बॉन्ड, ठीक है। सर अब इनिशियली हमको एसपी लेना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है कि रेजोनेंस आप sp2 मान के ले लो। अगर आपने इसको sp2 मान लिया तो क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड कैसे बनाओगे आप फिर, ठीक है। अगर आपने sp2 मान लिया तो पाई बॉन्ड बनाने में दिक्कत हो जाएगी, बट फिर भी sp ही मानना पड़ता है। एक्चुअली पता होता है हमें कि ये इधर जाता है, तो sp मान के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि रेजोनेंस आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, तो वो बाद में आया है, पहले आपके पास ऑब्जर्वेशन होते हैं। हाँ भाई, ये क्या इसका क्या होगा, ये रीजन सही है? तो इस पे मुझे तो सही लग रहा है, देखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं देख लेता हूँ। देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पेन दो, कुछ है कुछ, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्स ग्रेटर देन द होता है, ठीक है। लोन पेयर जो है आपके वो ज़्यादा रिपल्स करते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ, अमोनिया में sp3 होता है सारे, ठीक है। तो एक यहाँ पे है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे हाइड्रोजन का आता है तो ये जो शेयर्ड रीजन होता है, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। मतलब मैंने ये सोचा है कि यहाँ पे जो जो आपका बॉन्ड पेयर है वो किससे बनता है, इस रीजन से बनता है केवल, और जबकि लोन पेयर में क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्बिटल होता है। मुझे ये लगा है, ठीक है, सही लग रहा है मुझे, बट एक बार फिर भी चेक करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन करेक्ट है हाँ, मतलब? मुझे मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, बट फिर भी देखना पड़ेगा मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ मैं। और कौन सा, बस सर एक और गलत कर दिया हाँ, वो तो और आपके स्कूल में कौन से एग्जाम चल रहे हैं अभी? बढ़िया स्कूल है आपका। क्या, आप भी टीपीएस से हो? डीडब्ल्यू क्या होता है, ये क्या मतलब, कॉपी है उसका या ओरिजिनल है, क्या है? अच्छा, सेम आदमी का है। कितने डीपीएस हैं, क्या केवल नोएडा नोएडा में 34, 13 4 है, 13, 13 है बस। आपको फ्रेंचाइजी वाला है, फोर फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस में क्या फर्क होता है? प्रॉब्लम नहीं है यूनिवर्सिटी में, गड़बड़ होता है। ये प्रॉब्लम ये होती है कि टीचर अंडर पेड होते हैं मोस्टली, तो उन्हें अपना ट्यूशन बहुत ही चलाना होता है। तो अगर ऐसे मतलब वन ऑफ द रीजंस मैं ऐसा नहीं कह रहा आपका स्कूल ऐसा है, ठीक है, हम जस्ट सेइंग कि वन ऑफ द रीजंस ये होता है। दूसरा ये होता है स्कूल में सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ता है अपनी क्लास में। तो अगर किसी टीचर को सबका कोचिंग होता है, ये होते ही है, पढ़ाती है स्कूल से जाएंगे कोई बच्चे बोलते नहीं है, कोई इधर ऐसा बोलता है, कोई बच्चा बोल नहीं देता, ये मैं ड्राइंग काम पढ़ा रहा हूँ, बहुत डर लगता था बच्चों के सामने, तो लगता टीचर को आप कोचिंग में चलता है, डर नहीं लगता है, स्कूल में बच्चे बोल देते हैं ना बहुत होता है, स्कूल में तो ज़्यादा होता है। अलग पांडे कौन है? मेरे साथ तो ऐसा होता है, एक बार कोचिंग में ऐसे ही पढ़ा रहे थे सर, तो रेजोनेंस में था, वो सर बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे। और उस दिन मुझे पता नहीं, बट मेरी उनसे नहीं बनती थी क्योंकि मैं होमवर्क लेट करता था, तो कोचिंग में ऐसा था। तो हुआ ऐसा कि वो एक दिन भाषण दे रहे थे वो,
और मेरे मुझसे मैं उस समय मूवी देख के आया था कोई, और मैंने तेरी से नीचे बोल दिया, आवाज नीचे। उसके बाद फिर मेरे आगे वाला फंस गया बेचारा, बट ही वॉज अ ट्रेटर। उसने क्लास में तो कुछ नहीं बोला कि सर इसने कहा, उसने क्लास के बाहर सर को बताया, सर मैंने नहीं कहा था, वो मेरे पीछे लड़का बैठा था, उसने बताया। फिर साल भर टॉर्चर करते रहे मुझे वो। हो जाते बच्चे बोल देते हैं एक्चुअली, ऐसे नहीं कि इंटेंशनली हार्म करना चाहते हैं, एज ही ऐसी होती है निकल जाती है मुझसे चीजें। आपके मैम पढ़ाती हैं वहाँ पे केमिस्ट्री वगैरह क्या? तो क्लास प्रेयर वगैरह होती है आपके स्कूल में? बाइबल पढ़ा है पूरा, मतलब बाइबल वगैरह पढ़ाते हो प्रॉपर? याद हो गया होगा आपको, मतलब पढ़ी हुई है मैंने इसलिए बता रहा हूँ। और मेरे को याद हो गई थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैं कर रही हूँ आपकी। मैं तो आरएसएस से हाँ पढ़ा हुआ है मैंने, मतलब मेरा आरएसएस का स्कूल था ना, विद्या मंदिर नहीं होते जो, तो उसमें तो बचपन से संस्कृत पढ़ा रहते। तो जिस आप ऐसा जनरली ऐसा बोलते हैं कि जिस आप बैकग्राउंड से आओगे उसके अगेंस्ट आपको एक ना एक एज में रिबेल करते ही करते हो। जैसे ये अभी क्रिश्चियनिटी का पढ़ रही है, अगर ये होती तो पक्का रिबेल कर रही होती। अभी संस्कृत पढ़ रही होगी, आगे चल के देखना, मतलब ऐसा जनरली होता है। तो मुझे बचपन से संस्कृत पढ़ाई गई थी, तो ये होता है, फिर आगे चल के किनारी कर दी। नहीं ये सब नहीं पता है। मुझे बस एक पता है, वो जो आइलैंड जिसने नहीं खरीद लिया एक बाबा जी ने, नित्यानंद या समथिंग लाइक दैट। अच्छा ओह ओके, मुझे नहीं पता। इतना तो नहीं होता था मेरे स्कूल में, बस आधे घंटे प्रेयर होती थी, 15 मिनट बच्चों को टॉर्चर किया जाता था। किया नहीं जाता आपके स्कूल में, बुला के फ्रंट में प्रेयर हॉल में बच्चों को टॉर्चर नहीं करते? हाँ, अच्छा हमारे यहाँ प्रेयर हॉल में टॉर्चर करते थे। ये कौन सा स्कूल है मतलब? अच्छा उन्हीं का स्कूल है वो। हो गया ऑन आई गेस, यही फर्क कोई ऐसा ऑन है। Okay. अच्छा है अपना अपना स्कूल, मेरे को चाहिए। बुला लो या कि अब 10 मिनट हो गए, कर लेते हैं जल्दी खत्म हो जाए। आप लोग को भी सुबह जाना होता है 7 बजे? तो 11th वाले बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे जाना होता है, फिर शाम को 3 बजे आते हैं, ऐसा करके बता रहे थे। तुम्हारा भी यही है क्या? तो बता रहे थे इसीलिए होमवर्क नहीं होता, तो मैंने कहा अच्छा।
ओके, तो एस ब्लॉक का सेकंड पोर्शन पे हम आते हैं। सेकंड पोर्शन आपका उतना ज्यादा नहीं है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा उतना नहीं पढ़ाना है हमें, तो एनसीईआरटी खोल लीजिए सेकंड पोर्शन के लिए। अगर आपको पहला वाला समझ में आ गया तो सेकंड बहुत ही इजी है, ठीक है। तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज देखते जाते हैं हम एक एक करके। एक दे दो बेटा मेरे को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, देखो उसे, किताब खोल लो। किताब लेके नहीं है, दोनों के पास नहीं है। शेयर कर लो भाई जिसके पास है। हाँ तो ठीक है, मिल गई, इसने दे दिया मुझे, कोई दिक्कत। किसी के पास नहीं है बुक, ऐसा है कोई? आई मीन किसी के सीट पे नहीं है, ऐसा है कुछ? आपके बगल में जो बैठी थी वो लड़की का है, उसको उसके पास है? नहीं है तो दे दो बेटा, एक पीछे दे दो इनको। नहीं नहीं, बैग नहीं चेक करते ऐसे किसी का उसके एब्सेंस में। बेसिक बेसिक डिसेंसी मेंटेन रखनी है, ठीक है। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह पढ़ लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ये सब पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी। नाउ डोंट लुक एट द बुक की क्या लिखा है, सिंपल सा बताओ। जैसे हमने पढ़ा था इन द फर्स्ट ग्रुप, ऐसे ही अगर सेकंड ग्रुप में मैं पूछूं कि किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, अगर मैं पूछूं बेरिलियम 2+ मैग्नीशियम 2+, इनमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी? बेरिलियम की। और हाइड्रेशन रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी? बाय कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। समझ में आ गया ये कि इसी की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो हाइड्रेशन रेडियस भी क्या होगी? बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? तो ये सब करा दिया है। देन कम्स फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने से पहले पहले थोड़ी अलग से चीजें देख लेते हैं, जो है ज्यादा नहीं है इसमें। फ्लेम कलर डालो, हेडिंग डालो फ्लेम कलर। नहीं, अब सेकेंड ग्रुप पे आए ना, सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल, हेडिंग डाल देना एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो लिख लो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम do not impart any color, do not impart any color in the Bunsen burner। Bunsen burner तो पता है ना क्या होता है सबको? in the Bunsen burner और Bunsen flame, BUNSEN, BUNSEN, Bunsen flame या बर्नर, ठीक है। कैल्शियम का जो होता है, कैल्शियम का होता है आपका ब्रिक रेड, ठीक है। स्ट्रॉन्सियम होता है आपका क्रिम्सन, क्रिम्सन बोलने में अच्छा लगता है ना, बेरिलियम। क्रिम्सन कलर पता है ना क्या होता है? कौन सा? खून का कलर जो होता है उसे क्रिम्सन बोलते हैं। ब्लड का शायद जो होता है उसे क्रिम्सन बोलते हैं ना, मे भी, मतलब कोई नहीं, इसको हम बोलते हैं एप्पल ग्रीन, ठीक है। बेरिलियम जो होता है वो एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन सबको पता है, ठीक है। तो ये होता है आपको, ठीक है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बेरिलियम और जो मैग्नीशियम होते हैं वो कोई कलर इंपार्ट क्यों नहीं करते? गेस करो, कोई कलर इंपार्ट करने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन उनका एक्साइट नहीं हुआ होगा, सिंपल सी चीज है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ या तो फिर उसकी रेंज बहुत बाहर होगी। तो इलेक्ट्रॉन इस केस में एक्साइट इसलिए नहीं होता है क्योंकि बंसन की एनर्जी क्या होती है, इतनी नहीं होती कि वो 2s के इलेक्ट्रॉन
और छोटे साइज वाले कंपाउंड, बेरिलियम और मैग्नीशियम छोटा भी है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन उसका क्या है 2s और 3s में है, तो वहाँ सॉरी हाँ 2s और 3s में, तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बंसन फ्लेम क्या होती है वो एक्साइट नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है यहाँ पे नहीं हो पाता। लिख लो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम बात करें इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी हेडिंग डाल लेना, और हाइड्रेशन सिंपल हाइड्रेशन हेडिंग डालना, सिंपल हाइड्रेशन हेडिंग डालना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा जो वहां पे कहानी थी, ड्यू टू द स्मॉलर साइज, ड्यू टू द स्मॉलर साइज, लिखो ड्यू टू द स्मॉलर साइज द हाइड्रेशन इज, द हाइड्रेशन टेंडेंसी इज हायर, the hydration tendency is higher, beryllium has highest hydration tendency, beryllium has highest hydration tendency, hydration tendency। ठीक है, तो बेरिलियम जो होता है, जैसे बेरिलियम का जो क्लोराइड होता है BeCl2, इसमें क्या होता है जैसे लिथियम होता है वैसे यहाँ पे भी होता है कि चार हाइड्रोजन, चार पानी की बूंदे क्या करता है लगा लेता है, तो इसका जो कंपाउंड बनता है वो ऐसा कुछ बनता है, और बाकी सब क्या होते हैं, मैं सीधे M लिख दे रहा हूँ, M का मतलब बाकी सभी, ठीक है, MCl2.6H2O बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है MH2O का होल 6Cl2। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए एल्कली की हाइड्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी या एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो आप किसका बताएंगे? हम्म, कितने लोग कह रहे हैं एल्कली की ज्यादा होगी हाइड्रेशन टेंडेंसी, कितने लोग कह रहे हैं एल्कलाइन की ज्यादा होगी? भाई बाकी लोग क्या मतलब, एल्कलाइन की होगी, सिंपल से ना, हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज होता है ना, तो वहां पे क्या होगा आपका चार्ज, आपका क्या होगा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका हाइड्रेशन होगा, और जितना साइज छोटा होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है चार्ज भी ज्यादा है और साइज भी छोटा है। हाँ बोलिए। उस पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है, ऐसे पूरा अच्छा, लेकिन उसके लिए चार एनर्जी के फैक्टर हैं, हाइड्रेशन तो एक फैक्टर है ना, उसके बाद उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है, और भी चीजें हैं, वेपराइजेशन एनर्जी भी है या सब्लिमेशन, तो वो सब भी अकाउंट में लेना होता है, वो तो मैंने एक चीज क्योंकि आपको वो मेन फैक्टर है तो हाइड्रेशन बोल दिया था मैंने। ठीक है, हाइड्रेशन लिथियम का ज्यादा होता है, इट डज नॉट मीन कि हाइड्रेशन पूरे पीरियोडिक टेबल में उसका सबसे ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है बाकी चारों एनर्जी के मिला के वो सबसे ज्यादा उसका होता है। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ा ही दिया था, लैटिस एंथैल्पी वगैरह बता चुके हैं। डालो केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज, डालो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, लिखो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम form, beryllium and magnesium form
protective layer of oxides on their surface on their surface on their surface while calcium, strontium and beryllium are stored in are stored in are stored in paraffin. paraffin मतलब मोम होता है सिंपली, ठीक है, काइंड ऑफ वैक्स होता है. आर स्टोर्ड इन पैराफिन, एक आर होता है क्या, आर स्टोर्ड इन पैराफिन. तो देखो होता क्या है यहाँ पे, जो आपका बेरिलियम होता है, बेरिलियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या करता है, बेरिलियम को काइनेटिकली इनर्ट बना देता है. मतलब एक बार जैसे एल्युमिनियम नहीं होता है, एल्युमिनियम के ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो फर्दर एल्युमिनियम क्या हो जाता है, फिर ऑक्सीजन से वो रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. तो सेम हैपेंस विद बेरिलियम, ठीक है, और सेम हैपेंस विद मैग्नीशियम. बट ये फर्दर आपके रिएक्ट नहीं करते. लेकिन जो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरिलियम है, इनकी ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है तो बहुत ही क्विकली रिएक्शन होती है, ठीक है. तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बन पाती है. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन्हें क्या करना पड़ता है, पैराफिन में रखना पड़ता है. तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा आंसर? बेरियम भाई, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ जाती है ना. अभी तो पता है कि जैसे ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको आपको वैक्स में रखना पड़ता है कि ताकि इनके ऑक्सीजन आपसे इनसे रिएक्ट ना कर पाए. ये तो थोड़ी देर रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं. जैसे लेयर बनती है वैसे शांत हो जाते हैं. ये क्या करते हैं, एक झटके में पूरी रिएक्शन कर देते हैं. तो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का रेट होता है वो ये होता है. ठीक है, तो ये चीज होती है, लिख लेना. ठीक है, तो ये तो ऑक्सीजन की बात की हमने. ठीक है, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एक तो ऑक्साइड वाली बात होगी कहानी. इसमें तीन चार चीजें हैं, इसको पॉइंट नंबर ए डाल लेना. ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट हुआ तब ये हुआ. अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे. अगर हम इन सबकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से थोड़े हाई टेम्परेचर पे, इन सबकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं थोड़े हाई टेम्परेचर पे, तो इन सब में किसके अंदर परऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? जो साइज बड़ा होगा, पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, तो साइज किसका सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो केवल और केवल जो बेरियम होता है वो परऑक्साइड फॉर्म करता है. और इस ग्रुप में चाहे जितना हीट कर लो, चाहे जितना ऑक्सीजन दे दो, सुपर ऑक्साइड नहीं फॉर्म होते हैं. तो क्लियरली लिख लो, ड्यू टू द हाई साइज ऑफ, और ड्यू टू द बिग साइज ऑफ बेरियम, ड्यू टू द बिग साइज ऑफ बेरियम only it forms oxide, sorry, peroxide, and superoxide cannot be formed here. Superoxide cannot be formed here. ठीक है ना. तीसरा जो पॉइंट है, अगर हम आपको एयर के साथ रिएक्ट करें इसकी, ठीक है, अभी तो मैंने ऑक्सीजन का अलग से लिखा था, ऑक्सीजन का लिख दिया मैंने रिएक्शन बहुत क्लियरली. अगर हम एयर के साथ करें तो एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन. अभी तक नाइट्रोजन के बारे में हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया एयर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट्रोजन क्या होता है आपका, इनर्ट होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो नाइट्रोजन होता है वो आपका रिएक्टिव नहीं होता है. बट इस केस में क्या होता है, जब भी एयर के साथ रिएक्शन होती है, तो जैसे बेरिलियम लिया हमने, बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करके बीईओ तो देता ही है, दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड. ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके Be3N2 भी देता है, क्योंकि नाइट्रोजन का -3 होता है ना, बेरिलियम 2 होता है, तो स्वैप करके बना दिया, बेरिलियम नाइट्राइड बोलते हैं इसे. ठीक है, या मैग्नीशियम की बात करते,
तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते MgO देता है, और साथ ही साथ जो एयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसके साथ रिएक्ट करके Mg3N2 भी देता है। बाकी सब भी यही करते हैं, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सब भी यही करते हैं, और ये सब और बेटर करते हैं, ठीक है। ये सभी और बेटर तरीके से करते हैं। तो जब एयर में रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। जनरली नाइट्रोजन को हम ध्यान नहीं देते, बट इस केस में आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एयर से रिएक्शन होने पे ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनते हैं, नाइट्राइड्स भी बनते हैं। नाइट्राइड बोलते हैं ना, N3- है। ना अगर हम इसमें बात करें, क्या इस ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है? होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो सबको दे सकता है, मेटल है, मेटल बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो पानी के साथ इनकी रिएक्शन क्या होगी? जैसे अभी तक होता है वही अभी भी होगा। क्या होगा पानी के साथ रिएक्शन? लिख लो, पानी के साथ इनके रिएक्शन लिखो। क्या होगा जब मेटल के साथ रिएक्शन होगी? तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। लेकिन यहाँ पे कैच है, ठीक है। कैच क्या है अभी ये समझते हैं। जैसे वहां पे था गर्म पानी, ठंडा पानी, स्टीम वगैरह सब जो बकवास थी, तो वही यहाँ पे भी है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा आपसे कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है उनके ऊपर क्या होती है, जब उनको एयर में एक्सपोज करते हो तो उनके ऊपर क्या हो जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो जो बेरिलियम की प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो इतनी अच्छी होती है कि बेरिलियम को चाहे आप ठंडा पानी मारो, चाहे आप गर्म पानी मारो, ये रिएक्शन नहीं करेगा कि भाई हम सुखी हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है, उसमें अगर आप कोल्ड पानी मारोगे तो कहेगा कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा हॉट वाटर चाहिए। तो इसको क्या होता है, हॉट वाटर डालते हो तो यहाँ पे क्या होता है, MgOH का कोल्ड ट्रांस बन जाता है और पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको गर्म पानी चाहिए होता है, ठीक है। और जो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम होते हैं वहां पे तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठंडा पानी से भी काम चल जाएगा क्योंकि वहां पे कोई लेयर होती ही नहीं है, ठीक है। देयर इज नो प्रोटेक्टिव लेयर इन केस ऑफ कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, सो द कोल्ड वाटर विल डू, ठीक है। लिख लेना, देयर इज नो प्रोटेक्टिव लेयर there is no protective layer in calcium, strontium and barium. Calcium, strontium and barium. Strontium Sr. So the cold water will work here. Will work here. Now लिखो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। बाकी मेरा इसमें कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, अमोनिया बता देंगे एक बार। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ठीक है। जितना पढ़ाया पहले इतना पढ़ लेना, फिर और पढ़ने के लिए दे देंगे, ठीक है। बट पहले इतना पढ़ लेना। और एक हेडिंग लिख लो, ये आपको पढ़ना है जाके घर पे, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ज्यादा नहीं, डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट बेसिक यूज क्या है बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का। इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बॉडी में मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम का इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। कैल्शियम का तो पता ही होगा, इवन सोडियम और पोटेशियम का भी लिख लेना क्योंकि पिछले पिछले वाले में थे ना।
बहुत प्रॉब्लम होती है, पता है, अगर बॉडी में नमक कम हो जाए, मतलब सोडियम और पोटेशियम कम हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। हम्म, क्या? पता नहीं, मुझे दिक्कत हुई थी इसलिए बता रहा हूँ। ओके, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ओके, अब बताइए, आप ही बताइए कि जब उसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे मेटल्स की, तो जैसे बेरिलियम की रिएक्शन कराओगे, मैग्नीशियम की कराओगे, तो उनका कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर के ऊपर कमेंट करो। कौन सा कोवेलेंट होता है, कौन सा आयनिक होता है, बताइए। भूल गए, मतलब ये हाल है भाई, मतलब एक क्लास नहीं हुआ अभी, और निकाल सकते हो ना, भूलने की क्या है इसमें। कौन सा सबसे कोवेलेंट होगा पांचों में? बेरिलियम होगा ना। ठीक है, देखो, अब देखो क्या होता है, कहानी क्या होती है इसमें। जब आप मेटल लेते हो, कोई भी मेटल है, ये बेरिलियम नहीं हो सकता, पहले इतना समझ लो। ठीक है, इट कैन नॉट बी बेरिलियम। इसका अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये आपका MH2 बन जाता है, मतलब कि हाइड्राइड आपके डायरेक्ट बन जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द बेरिलियम। इज दैट क्लियर? बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने के लिए, और इसमें कौन कौन से बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या होते हैं आपके, बहुत ही कोवेलेंट होते हैं। इज दैट क्लियर ना? बेरिलियम हाइड्राइड बनाने के लिए कहानी क्या होती है, आप एक BeCl2 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लेते हैं कोई भी एक आयनिक हाइड्राइड, जो हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे कि NaH ले लिया, ठीक है, या आप ले लिया LiAlH4, कल पढ़ाया था ना कि दिस इज अ हाइड्राइड एजेंट। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन इसको देके क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे BH2 बन जाता है प्लस NaCl, ये जो भी आगे बन रहा है। तो पॉइंट ये कि बेरिलियम हाइड्राइड बनाने के लिए आपको ये कहानी करनी पड़ती है। क्लियर है? बेरिलियम हाइड्राइड का, सॉरी, बेरिलियम हाइड्राइड का, यस, बेरिलियम हाइड्राइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बताइए। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, बेरिलियम हाइड्राइड में sp तो नहीं होता, बट पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताओ, BH2 में क्या होते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड में टाइप ऑफ बॉन्ड बताओ क्या होते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड बताओ क्या होते हैं, और कितने होते हैं, हाँ, बस, और कुछ नहीं होता। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, इसलिए कहते हैं पढ़ लिया करो घर में जाके कॉपी। ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड, इसीलिए मैं ये पूछ रहा था, बेरिलियम हाइड्राइड क्या होता है, डाइमर बनाता था, अब तो यस होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और आपके 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, आई मीन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, या बनाना बॉन्ड, नाम कैसे भूल जाते हैं, बनाना बॉन्ड। बाकी सब इसमें कर ही लोगे, और कुछ बताना है, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया डाल लो, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, देखो इसमें सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, like alkali metals, like alkali metals, like alkali metals, all alkaline metals, all alkaline metals, all alkaline metals
gave all alkaline metal except beryllium. बेरिलियम नहीं करता, ठीक है ये कहानी. gave blue solution gave blue solution gave blue solution gave blue solution on dissolving in liquid ammonia. ठीक है, तो सेम इक्वेशन होगी. और अगर इसको हीट करोगे तब क्या होगा आपका? अगर हीट करोगे तो क्या होगा? जैसे वहां पे था हीट करते थे तो क्या होता था? आप लोग भी बोर हो गए. वहां जब हीट करते थे तो क्या होता था? वहां पे अल्कली में हाइड्रोजन निकलता था और MnH2 बनता था. तो यहाँ पे भी वही होगा. ठीक है, जब हीट करोगे तो सेम चीज होगी कि मेटल को आपने अमोनिया में डाला तो हीट करोगे ठीक है, ये बन जाएगा आपका. बैलेंस कर लेना आई गेस, जो ना बैलेंस हो. बाकी और कुछ है नहीं मेरे बताने वाला इसमें एज सच, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले इतना पढ़ लो, यहाँ से कहानी आपकी खत्म होती है और टॉर्चर भी खत्म होता है. अब हम डालते हैं नया चैप्टर. डालिए, किसका था? केमिकल इक्विलिब्रियम. दो ऐसा करना, 5-6 पेज छोड़ देना ताकि बाद में कुछ इनऑर्गेनिक का मिले तो लिख सको. ठीक है, सो दैट आप मतलब आगे कुछ लिख सको, कोई क्वेश्चन मिले या कोई कुछ भी मिले. ठीक है, देखो बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपको याद है मैंने गैसेस स्टेट में कुछ पढ़ाया था, रेट करके कुछ होता था. ठीक है, तो रेट में क्या होता था? रेट लॉ क्या होता था, याद है कुछ किसी को, या भूल गया सब? वो तो ठीक है, बट ऐसे एक और पढ़ाया था ना, रेट लॉ करके कुछ पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था? रेट इज इक्वल टू के टाइम्स रेट कांस्टेंट टाइम कंसंट्रेशन. हाँ पढ़ाया था. नहीं डिवाइस करा दूंगा, बट पढ़ाया था ना, मैं यही पूछ रहा हूँ. देखो तो होता क्या है, बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग समथिंग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पहले समझ लो, किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज समथिंग हम डिफाइन करते हैं रेट. रेट क्या होता है किसी भी रिएक्शन का? वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. नेसेसरी नहीं कि हम कंसंट्रेशन ही लें. ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है. ठीक है, चेंज इन प्रेशर भी हो सकता है. मेरा पॉइंट है कोई भी टेंजिबल चीज, कोई भी टेंजिबल चीज हम इसको लेके किसी भी रिएक्शन के प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं. हम रिएक्शन की प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, बेस्ड ऑन द प्रेशर. तो इसको लेके हम किसी भी उसके रेट को डिफाइन कर सकते हैं कि गिवन टाइम पीरियड में कितना उसका रेट हुआ है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने पहले आपको बताया था. लिखने की जरूरत नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा प्रॉपर. समझ लो बस एक चीज कि अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये समझो पहले. तो रिएक्शंस आप जनरली क्या करते हैं, दो टाइप से डिफाइन करते हैं. एक तो सिंपल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट. ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर मान लो आपने कुछ इसके 10 मोल लिए, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना होगा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे? t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है एकदम बिगिनिंग. तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 10 अगर हमने लिया है 0 पे, तो यहाँ पे कितने होंगे? 0 पे 0 होगा. 0 पे तो 0 होगा ना, प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं होगा शुरुआत में. अब मान लो हमने कुछ समय बाद देखा, जब ये रिएक्शन
आधी कंप्लीट हुई है सपोज कर लो, अगर ये आधी कंप्लीट है सपोज कर लेते हैं, वो टाइम है 5 सेकंड, तो यहाँ पे ये कितने बचेंगे और यहाँ पे कितने बनेंगे। और अगर जब ये टाइम कंप्लीट हो चुकी है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख देते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है हमेशा केमिस्ट्री में टाइम ऑफ कंप्लीशन। अब जो आप पढ़ेंगे इनफाइनाइट का मतलब वो इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी का मतलब टाइम ऑफ कंप्लीशन है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रिएक्टेंट कितना बचेगा और ये कितना बचेगा 10। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि ओवर द टाइम जो रिएक्टेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। अच्छा, इसका रेट निकालो जरा, रेट देखो क्या हुआ है यहाँ पे, ये इसका रेट देखो, इसका रेट इनिशियली मान लेते हैं इसका 0, तो यहाँ पे रेट क्या हो रहा है आपका, घट रहा है 5। अगर देखो 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हुआ रेट, -1, और यहाँ पे क्या हुआ +1 होगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, उस इनिशियली तो रेट 0 था दोनों का, इनिशियली रेट 0 था, तो यहाँ पे रेट क्या हो रहा है आपका, घट रहा है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है आपका, रिएक्टेंट आपका कम होता है, प्रोडक्ट आपका क्या होता है, बढ़ता है। रिएक्टेंट जिस रेट से कंज्यूम, रिएक्टेंट का रेट क्या होता है, घटता है, प्रोडक्ट का रेट क्या होता है, बढ़ता है। रिएक्टेंट का रेट घटने का मतलब क्या होता है ये समझो, रिएक्टेंट का रेट घटने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। तो इसको दो तरीके से हम बोलते हैं, वी कैन से कि रिएक्टेंट का रेट घट रहा है, या हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का रेट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, कि रिएक्टेंट इज बीइंग कंज्यूम्ड। इज दैट क्लियर। और हम कहते हैं कि प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है, या हम कहते हैं कि प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ रहा है। डिफरेंस समझ में आया क्या है, कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है, इसका रेट क्या होता है, कम होता है, इसका रेट क्या होता है, बढ़ता है। नाउ दिस इज द वन टाइप ऑफ रिएक्शन जो तुमको अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है, बट जरूरी था समझाना। अब हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। ठीक है, एरो ऐसे बनते हैं इसमें, ठीक है। अब इस एरो के तीन तीन कहानियां हो सकती हैं, ठीक है। इस एरो को तीन टाइप से मैं बना सकता हूँ, समझ लो। एक बार एरो ऐसा होगा, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एक बार एरो जो अपवर्ड एरो होगा, हाफ एरो बोलते हैं इसको, तो जो ऊपर वाला एरो है वो बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो रही है, ठीक है। अगर आपका नीचे वाला एरो बड़ा है तो इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो रही है, ठीक है। इसका अगर दोनों बराबर है तब हम कहते हैं रिएक्शन दोनों साइड पे क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। अभी नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है समझो, यहाँ पे होता है जैसे t इज इक्वल टू 0 पे आपने इसके 10 लिए, ठीक है, 0 पे तो ये भी 0 ही रहेगा, ठीक है। अब मान लो कुछ समय बाद लेते हैं, कोई भी टाइम ले लेते हैं, 4 है कुछ, यहाँ पे कुछ बचे 7 मान लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी सेक, और यहाँ पे क्या है 3 है। तो जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन 3 की पहुंची और जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन 7 की पहुंची, यानी कि 3 हो सकता है ये 1 पे भी स्टार्ट हो जाए ऐसा। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 7 और 3 होना चाहिए। इट कुड बी 9 वर्सेस 1, इट कुड बी 9.5 वर्सेस 0.5, इट कुड बी एनीथिंग, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड बाय द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो 7, ये जो R था ये P में कन्वर्ट हो रहा है। एक टाइम के बाद जब P सफिशिएंटली बन जाएगा तब क्या होगा, P वापस R में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कि R P में कन्वर्ट हो रहा है और P वापस R में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होना शुरू हो जाती है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ना, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन दोनों एंड पे हो रही है। इज दैट क्लियर। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो सकता हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो रही हो, और हो सकता है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइप ये भी होता है जब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो कि ये 5 था और ये 5 था, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है
मान लेते हैं इस 5 का 2 जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट बहुत क्लियरली समझना, मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, मैं रेट की बात नहीं कर रहा अभी। मैं क्या कह रहा हूं, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि 5 में से मान लो 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, तो वो दोनों वापस क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो ओवर द टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की क्या होगी, इक्वल या कांस्टेंट? मैं 5 की जगह मैं 7 और 4 भी तो ले सकता था। अब मैं 7 और 4 ले लूं तो इसके 2 अगेन, इसके 2 इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं और वापस इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या इक्वल हुआ या कांस्टेंट हुआ? तो बहुत ही क्लियरली वर्ड सुनना, मैं क्या करूँ, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। मान लो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 7 था, राइट हैंड साइड में 4 था, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे आ गई तो जो 7 रिएक्टेंट है इसमें से 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और वापस क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में वापस जा रहा है। ऐसे सोच लो, एग्जांपल ले लेते हैं पार्थ और ध्वनित को। सपोज करो इनके बीच में एक सर्टेन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, पार्थ के पास 100 रुपीज है, ध्वनित के पास 40 रुपीज है। पार्थ ध्वनित को 20 रुपए देता है और ये वापस उसको 20 रुपए दे देता है। तो क्या हुआ, इन दोनों के पास अमाउंट कांस्टेंट रहा या इक्वल रहा? कांस्टेंट रहा ना, तो यही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इक्वल नहीं होता। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट, अगर 20 इसने तुमको दिया और तुमने 20 इसको वापस दिए तो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी क्या हुआ, इक्वल हुआ या क्या हुआ, अनइक्वल हुआ? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी इक्वल है कि जितना इसको इससे दिया उसी टाइम पीरियड में इसने वापस आपको उतना दे दिया, 20 का 20 ही एक्सचेंज हुआ, तो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो इक्विलिब्रियम पे जो दूसरी कंडीशन होती है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ये इक्वल होता है। ठीक है, अमाउंट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और ये क्या होता है आपका, इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, कितना टाइम हुआ है अभी, टाइम है। तो इक्विलिब्रियम में 2 चीजें हैं, पहला क्या है आपका कि रेट आपका क्या होता है, इक्वल होता है और कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है, ये ध्यान रखना। नाउ द थर्ड पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है। मतलब क्या है इसका, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, डायनेमिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले कोई, ओके देखो, सपोज कर लेना अगेन 2 लोग हैं ए एंड बी, एग्जाम्पल, ठीक है, दोनों के पास 50-50 रुपए थे। समझना ज्यादा इजी होता है, केमिस्ट्री और इजियर हो जाएगी अगर यहाँ समझ में आ गया। 50-50 थे, रिएक्शन होना शुरू हुई, मतलब कि इन्होंने एक दूसरे को आदान प्रदान करना शुरू किया। ठीक है, तो इसने 5 रुपए दिए इसको और ये देता जा रहा है, ए अभी देता जा रहा है। ठीक है, तो ए के पास एक टाइम के बाद क्या बचे, 30 रुपीज बचे और बी के पास क्या हुआ, 70 हुआ। ठीक है, अब एक दिन बी को लगा कि अब कुछ ज्यादा ही उधार ले लिया या मतलब ज्यादा ही जो भी ले लिया, तो बी वापस करना शुरू करता है। ठीक है, अब ए क्या कर सकता है, ए रुक सकता है, ए सोचता है नहीं अब ये वापस कर रहा है, मैं क्यों वापस दूं, मेरे रुपए थे। अब हो सकता है ए बहुत अच्छे दिल वाला हो, ए क्या करता है, नहीं तुम, इसने इसको वापस 10 रुपए दिए, इसने वापस इसको 10 दे दिए। ठीक है, ऐसा करके इन्होंने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया। समझ गए, हुआ क्या यहाँ पे, बी ने पहले 10 दिए, ठीक है, और वापस ए ने क्या कर दिया, वापस 10 देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया था। इस समय इक्विलिब्रियम कहाँ से एस्टैब्लिश हुआ है, बी के साइड से ए को। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता था, इसका उल्टा भी हो सकता था कि ए जो होता, बी इसको रुपए दे रहा होता पहले और फिर ए वापस करता। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डायनेमिक होने का मतलब, अभी मैं आता हूँ, पहले उसके मतलब ये समझ लो,
जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट के साइड से भी स्टैब्लिश हो सकता है और प्रोडक्ट के साइड से भी स्टैब्लिश हो सकता है। इतना पॉइंट क्लियर है कि मतलब जब उधार देते हैं और लेते हैं तो दोनों में से किसी भी साइड से हो सकता है ना, या रिश्ते जो होते हैं क्या कहोगे, मतलब ऊपर वाला बनाता है नहीं, मतलब किसी भी साइड से बन सकते हैं, पॉइंट ये है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया अगर, तो क्या यहाँ पे रुपयों का आदान प्रदान रुक गया है या हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट? हो रहा है ना, रुका नहीं है ना। ऑल्दो इट में अपीयर कि तुम्हारे पास कांस्टेंट पैसे, ए के पास कांस्टेंट पैसे और बी के पास कांस्टेंट पैसे, बट इन रियलिटी देयर इज अ कंटिन्यूअल एक्सचेंज ऑफ मनी गोइंग ऑन। इट मे नॉट सीम सो फॉर अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर, बट आपको और जो ए और बी है उसको तो पता ही है कि पैसे का एक्सचेंज हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम रुका नहीं है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, रेट इक्वल हो गया है, बट द रिएक्शन हैज नॉट स्टॉप्ड, इट इज गोइंग ऑन। क्लियर है? पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिएक्शन। जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, डायनेमिक इन नेचर है, कि इट में अपीयर्स हो कि रिएक्शन रुक गई है क्योंकि जो मनी है, जो कंसंट्रेशन है और वो कांस्टेंट हो गई है, और जो रेट है वो क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअल एक्सचेंज होता जा रहा है। अब इसको पता कैसे करते हैं केमिस्ट्री में, समझना, आपकी बुक बहुत अच्छे से दिया हो अगर आप पढ़ेंगे। इसको पता कैसे करते हैं कि हमें कैसे दिखेगा, हम तो ऑब्जर्वर हैं, हमें दिख नहीं रहा कोई कंसंट्रेशन में चेंज होता हुआ, हमें दिख नहीं रहा है रेट में कुछ डिफरेंस, हमारा तो सब कुछ, हम क्या करेंगे भाई, हमें तो दिख नहीं रहा, हम तो अपनी आंखों पे भरोसा करते हैं। तो जो आंखों से होता है वही दिखते हैं, अदरवाइज नहीं बताते। आंखों देखी मूवी देखी है किसी ने? आंखों देखी मूवी, मतलब ये एक्चुअली पोजीशन होती है कि मतलब जो चीज देखी है आपने केवल वही बिलीव करोगे। तो उस मूवी में एक्चुअली इस पोजीशन को लॉजिकल एक्सट्रीम तक ले जाता है वो बंदा। तो मतलब एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, तो उससे कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए टिकट बुक करना है, तो वो उससे पूछने लगता है आपको कैसे पता कि ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करता है, आपने देखा है अपनी आंखों से? तो ऐसे ही होता है, लॉजिकल एक्सट्रीम तक ले जाता है अपनी पोजीशन को। तो वही है। खैर, लेट्स कम बैक। तो पॉइंट ये, अब देखो हमें पता करना है कि ये कैसे, हमें पता चलेगा कैसे होगा। सपोज कर लो पैसे के एक्सचेंज की बात करते हैं, तो 10-10 रुपए की एक्सचेंज हो रही थी नोट, ठीक है। अब मान लो मैं एक 10 रुपए की नोट को कलर कर दूं, ठीक है, एक 10 रुपए की नोट को कलर कर दो और किसी ने व्हाइट कपड़ा पहने है, दोनों ने, सपोज कर लो, तो ये जब पॉकेट में रखेंगे तो आपको कलर दिख जाएगा ना, और जब ये वापस निकाल के दूसरे को दिखेगा तो दूसरे की नोट पे कलर दिख जाएगा। तो आपको क्या पता चलेगा कि भले दिखने में नहीं लग रहा है, इन दोनों के पास पैसे कांस्टेंट है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली मनी को एक्सचेंज करें। तो यही हम करते हैं केमिस्ट्री में, और इस चीज को हम नाम देते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। इसमें हम क्या करते हैं समझना, टाइम है ना, है भी 2 मिनट है, हो जाएगा। तो आइसोटोपिक लेबलिंग में हम क्या करते हैं कि मान लो हमने ये लिया, ये रिएक्शन है, सपोज कर लो कि ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नाइट्रोजन जो 14 होता है उसको हमने उठा के नाइट्रोजन 15 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमने नाइट्रोजन 15 से एक नाइट्रोजन को, ये 2 नाइट्रोजन है, इनमें से एक नाइट्रोजन को मैंने क्या किया, नाइट्रोजन 15 डाल दिया। तो जो अमोनिया बनेगी, कुछ अमोनिया नाइट्रोजन 14 वाली होगी और कुछ अमोनिया नाइट्रोजन 15 वाली होगी, और जब रिएक्शन बैक होगी, ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे भी कर सकते हैं एक्चुअली, डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे समझना, जो इसको रहने दो। देखो आइसोटोपिक लेबलिंग कैसे करते हैं, अगर मैं समझाऊं आपको, पढ़ना जरूर जाके कॉपी, वरना दिक्कत हो जाएगी। H2, ये अमोनिया बन रही थी, ठीक है। अब हमारा मन है कि हमें पता करना है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन उठा के मैंने ड्यूटीरियम डाल दी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये रिएक्शन रुक गई होती तो क्या कुछ चेंज होता रिएक्शन की प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में? नहीं होता। बट क्योंकि रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन है, तो अब जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, ड्यूटीरियम के साथ भी कंबाइन करेगा, और यहाँ पे क्या देगा आपको,
और हो सकता हो एक हाइड्रोजन के साथ करे और 2 ड्यूटेरियम के साथ करे, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, या फिर ऐसी चीजें बन सकती हैं आपको। तो अगर ऐसी चीजें मिलने लग जाएं आपको, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि रिएक्शन इज गोइंग ऑन। क्लियर पॉइंट, वही जो नोट वाली बात की थी हमने कि नोट अगर आपके पास एक भी नोट लाल कलर का आपने डाल दिया कलर डाल के, तो पजामा क्या हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। ओके, तो दैट्स द पॉइंट कि यहाँ पे अगर आपने एक भी हाइड्रोजन उठा के एक भी ड्यूटेरियम डाल दिया, तो आपके जो कंपाउंड होंगे वो क्या हो जाएगा। अगर रिएक्शन रुक गई होती तो कुछ नहीं होता, बट क्योंकि रिएक्शन कैरी ऑन हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, वेरियस अदर कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक काम करना, बुक जिसको पढ़ना हो देना कॉपी, आई मीन किताब, इसमें नहीं होगा ना, लेकिन 1 में है ये। 1 में शुरू के नहीं, अभी मत पढ़ना, अभी एस ब्लॉक ही पढ़ लेना जाके, ठीक है। विल स्टॉप हियर।